वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 14 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और मेरी ओर से आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी और जो खिचड़ी है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में जो खिचड़ी का आज त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और जो मकर संक्रांति है उत्तरायण के रूप में गुजरात में मनाया जाता है आज, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुंभ के जो आज शाही स्नान है उसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिमी घाट में जो मीठे पानी की जैव विविधता है उन्हें संकट है, इसलिए उन्हें हॉट स्पॉट की सूची में शामिल कर दिया गया है। मीठे पानी में रहने वाली जैव विविधता को पश्चिमी घाट की। IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और ग्लेड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN का कार्य रेड डाटा बुक जारी करना और जो जैव विविधता से खतरा, जिन जैव विविधताओं पर खतरा है उन्हें हॉट स्पॉट के रूप में निर्देशित करना। तो मीठे पानी की जो जैव विविधता है पश्चिमी घाट की, उसे हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया है। जो मीठे पानी में रहने वाली जैव विविधता है पश्चिमी घाट की, उसे हॉट स्पॉट के रूप में अंकित किया है जो IUCN ने उसके द्वारा। अगर पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता है उसको खतरा है, ओनली जो मीठे पानी की जैव विविधता है उन्हें। अगर खतरे में सर्वाधिक कौन सा जीव है, तो जो केरल की पेरियार नदी में रहने वाली मछली है यह सर्वाधिक खतरे में है। इसे सर्वाधिक खतरे में शामिल किया गया है पेरियार नदी में रहने वाली मछली को। यहाँ पर 300 प्लस प्रजातियाँ रहती है मीठे पानी में रहने वाली पश्चिमी घाट में। अगर पश्चिमी घाट की लोकेशन आप देखेंगे तो जो हमारा पश्चिमी तट है, मैदान है, इसकी ओर आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट दिखाई देगा। पश्चिमी घाट को हम सहयाद्री के नाम से भी जानते हैं और जो इसका पश्चिमी घाट का जो तट है इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग भागों में इसे बांटा गया है। जैसे हम गुजरात वाला क्षेत्रों को काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, जो गोवा वाला तट है इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं और जो केरल का तट है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अगर बात करें पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो माधव गाडगिल समिति का गठन किया गया था पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। और जो हॉट स्पॉट रहते हैं इन्हें हिंदी में तृप्त स्थल कहा जाता है, तो ये एग्जाम में तृप्त स्थल वर्ड भी यूज करता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में जो माधव गाडगिल है इन्हें चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माधव गाडगिल जी को। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता के लिए। और ये हॉट स्पॉट भी है। भारत के जो मुख्य भूमि है यहाँ पर दो हॉट स्पॉट है, जो एक हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्ट घाट जो है हमारा पश्चिमी घाट, यह वेस्टर्न घाट, और एक जो हमारा ईस्ट हिमालयन है अर्थात जो हमारा पूर्वी हिमालय है, यह भारत में दो हॉट स्पॉट है, आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करें पश्चिमी घाट, जो नीलगिरी की घाट है, जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है उसे क्या नीलगिरी की घाट कहा जाता है। और जो कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, यह दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, यह यहाँ पर केरल में आपको दिखाई देगी कार्डमम और इलायची की पहाड़ियाँ। और अगर पूछ ले कि जो नीलगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी पर्वत घाट की, तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अन्नाईमुड़ी चोटी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कुछ फैक्ट याद रखना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्रायो शब्द अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, क्रायो जो क्रायोजेनिक इंजन है, तो क्रायो का अर्थ क्या होता है, तो अति निम्न तापमान होता है, कम तापमान पर। तो विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ स्थापित किया गया है क्रायोबोर्न बेबी कोरल। इसे विश्व में पहली बार स्थापित किया गया है निषेचित कर। तो पहली बार इसे कहाँ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में निषेचित किया गया है। अगर कोरल की बात करें तो क्या होता है, कोरल एक जीव होता है और इसकी मृत्यु के बाद यह प्रवाल भित्ति का रूप ले लेता है। कोरल एक
जीव है और अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, यह कोरल जो होते हैं एक के ऊपर एक इस प्रकार से अपना आशियाना बनाता है, एक कोरल की मृत्यु के बाद दूसरा कोरल उसके ऊपर जो है अब स्थापित होता है। तो इस कोरल की भी मृत्यु होने के बाद फिर अगला कोरल इसके ऊपर बनेगा। तो इस प्रकार एक ये जो है प्रवाल भित्ति का रूप धारण कर लेते कोरल। तो कोरल होता है, ये जीव होता है, इसकी मृत्यु के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। जो अति न्यून तापमान पर है, जो अति न्यून तापमान पर फ्रीज करके अंडाणु और शुक्राणु रखे गए थे कोरल के, तो अति न्यून तापमान पर फ्रीज किए गए अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन करके जो बेबी कोरल है इसका निर्माण किया गया, या बेबी कोरल को उत्पन्न किया गया। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। तो विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर विश्व में पहली बार जो क्रायोबोर्न बेबी कोरल है इसे स्थापित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया का भी हम प्यासी भूमि का देश भी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और यहाँ पर जो कुएं हैं, जो वहाँ से पानी अपने आप आता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उस्रुत कुएं कहा जाता है इन कुओं को। अगर यहाँ पर बात करें तो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो डार्लिंग और मर्रे। डार्लिंग और मर्रे नदियाँ कहाँ पर बहती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है यहाँ पर घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सोने की प्रमुख कौन सी खानें, तो काल गुरली और कुलगाड़ी। काल गुरली और कुलगाड़ी यहाँ पर जो सोने की प्रमुख खदानें, जो यहाँ पर डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, जो गिब्सन सिप्सन मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं हमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है, तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 इसे जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना 1971 में होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी शीतकालीन बैठक महत्वपूर्ण कहाँ पर होती है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है शीतकालीन, फ्यूचर ऑफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और इसी के द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी की गई है। अर्थात जो 2025 से 2030 का समय, इसमें जो जॉब है उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है, इस रिपोर्ट में बताया है। तो 2025 से 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार में स्थिति क्या रहेगी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 78 मिलियन है, इसमें शुद्ध नौकरियों में वृद्धि होगी, अर्थात 7 करोड़ 80 लाख जो नौकरियां हैं वह शुद्ध रूप से इनमें वृद्धि होगी, ये नई नौकरियों का सृजन होगा। अगर बात करें, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे तेज उभरने वाले क्षेत्र कौन रहेंगे 2025 से 30 के मध्य, तो जो कृषि और जो ऑनलाइन डिलीवरी है, कृषि और जो ऑनलाइन डिलीवरी है, ये सबसे उभरते हुए क्षेत्र रहने वाले दो। हो सकता है कि जो डिलीवरी है आने वाले समय में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी डिलीवरी बॉय ही घर पर लेकर आए। तो डिलीवरी का क्षेत्र जो ऐसा है, जो ऑनलाइन डिलीवरी जो दी जाती है आपको ऑर्डर करने के बाद, तो ये क्षेत्र उभरते हुए क्षेत्रों में रहेंगे, कृषि और डिलीवरी। उच्च कौशल के क्षेत्र किसे बताया गया है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स है, यह उच्च कौशल के क्षेत्र रहने वाले हैं। और रोजगार सृजन की अगर बात करें तो सार्वजनिक रोजगार सृजन कौन सा सेक्टर करेगा, तो जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, यह सार्वजनिक रोजगार का सृजन करेगा। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो जो बी रेडी रिपोर्ट है, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, इसे कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। IMF के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इनकी स्थापना कब होती है, 1944 में ब्रिटेन उस सम्मेलन के दौरान होती है वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना, और वाशिंगटन DC में इन दोनों का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है। गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है, यह यूज़ किया जा रहा है। आपको पता होगा कि अभी कैलिफोर्निया जो प्रांत है USA का, यहाँ पर भयंकर आग लगी हुई है जंगलों में, और उसे बुझाने का प्रयास निरंतर जारी है। तो जहाँ पर आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया गया है, इसका मुख्य तत्व क्या है, तो अमोनियम फॉस्फेट है यह,
इसका तत्व यूएसए के कैलिफोर्निया में भी यहाँ पर भयंकर आग लगी है, जो लॉस एंजिल्स से, जिसे हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में मुंबई बॉलीवुड सिटी, ऐसे लॉस एंजिल्स हॉलीवुड सिटी यूएसए में कैलिफोर्निया प्रांत में। और सैन फ्रांसिस्को, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सिटी है सैन फ्रांसिस्को, इस क्षेत्र में भयंकर आग लगी हुई है। जो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, इस प्रकार से जो सैन फ्रांसिस्को या यूएसए की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को जो क्षेत्र है, यहाँ पर आग बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया गया है और इसका मुख्य तत्व अमोनियम फास्फेट है। और यहाँ पर जो आग है उसका मुख्य कारण क्या है, तो जो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है, इससे जंगलों में आग लगी है और इस जो आग है इस पर काबू पाना लगातार कठिन हो रहा है। अगर बात करें तो इस आग पर काबू पाने के लिए अमोनियम फास्फेट प्लस पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इस अमोनियम फास्फेट का मुख्य तत्व क्या है, तो गुलाबी रंग का यह अग्निरोधी है और अमोनियम फास्फेट इसका मुख्य तत्व है, जो गुलाबी रंग का अग्निरोधी इसका। और ये किस प्रकार कार्य करता है, तो ईंधन को ठंडा करने के लिए इसे उपयोग में किया जाता है। तो यह आग के प्रसार को रोकेगा, अर्थात वहाँ की आग को धीमा करेगा, जिससे आग का प्रसार न हो। तो अमोनियम फास्फेट आपको ध्यान रखना है। यूएसए का ही ओहियो प्रांत है, यूएसए के ओहियो प्रांत ने भी अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। और अक्टूबर माह के आसपास ही लगभग जो दीपावली है यह और अन्य त्यौहार आते हैं, तो अक्टूबर माह को जो है हिंदू विरासत माह घोषित किया है ओहियो प्रांत ने। अगर कैलिफोर्निया आप देखना चाहे तो ये यूएसए का इस प्रकार अगर मैप माने तो यहाँ पर अलास्का है, यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए, यहाँ पर मेक्सिको है और यहाँ मध्य अमेरिकी देश है। तो आपको यहाँ पर जो कैलिफोर्निया दिखाई देगा, इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का और रिकॉर्ड बनाया है, तो हमने 2024 में 30 गीगावाट तक जो अक्षय ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा में 30 गीगावाट का न्यू रिकॉर्ड बनाया है हमने। नवीकरणीय ऊर्जा को 30 गीगावाट कर लिया है। अगर GW की बात करें तो इसे गीगावाट कहा जाता है और 1 गीगावाट बराबर 10⁹ होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है गीगावाट। तो 30 गीगावाट का हमने न्यू रिकॉर्ड बनाया है नवीकरणीय ऊर्जा में 2024 में। अगर बात करें नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो जो कभी समाप्त नहीं होती, जो प्रदूषण नहीं फैलाती है, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। 2023 में हमारी उत्पादन क्षमता कितनी थी नवीकरणीय ऊर्जा की, तो 13.75 गीगावाट 13.75 गीगावाट हमारी उत्पादन क्षमता थी, जो 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर कितनी करने का है, तो 500 मेगावाट हमारा लक्ष्य है 2030 तक। 500 गीगावाट लक्ष्य है हमारा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को करने का। और जो 13.75 गीगावाट थी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा 2023 में, इसे 2024 में बढ़ाकर कितना 30 गीगावाट कर दिया गया है और इसमें कितनी 113% की वृद्धि की है हमने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेट मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है जेट मोड़ सुरंग का उद्घाटन। जेट मोड़ टनल, जिसे सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कल यानी 13 जनवरी को किया गया है और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है जेट मोड़ सुरंग का, जिसे सोनमर्ग सुरंग भी कहा जा रहा है। और जो सोनमर्ग के गेंदरबल जिला है, जो सोनमर्ग में गेंदरबल जिला है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और यह किसे जोड़ने वाला है, तो जो गगनवीर और जो सोनमर्ग है, जो गगनवीर जो स्थान है और जो सोनमर्ग स्थान है, इन दोनों को जोड़ने वाली है जेड टनल। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 6.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8,650 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। यह श्रीनगर से लेह के मध्य आवागमन को बेहतर करने के लिए बनाई गई है। जो जेड टनल है यह श्रीनगर से लेह के मध्य आवागमन को बेहतर करने के लिए बनाई गई है। और जो अगर श्रीनगर से लेह के मध्य आप यात्रा करते हैं तो आपको जोजिला सुरंग मिलेगी। तो जोजिला सुरंग का ही भाग है सोनमर्ग या जेड टनल, ये भी आपको ध्यान रखना कि ये जोजिला सुरंग का ही भाग है। और जेड टनल क्यों नाम दिया गया या जेड टनल क्यों कहा गया, तो अगर आप जो गगनवीर से सोनमर्ग जाते थे, पहले जाने में 2 घंटे का समय लगता था और इस प्रकार का कुछ रास्ता था, इस रास्ते से जाने में 2 घंटे लगते थे। और ये जेड प्रकार का जो आकृति का है यह रास्ता था, तो इसे काट कर जो सीधा रास्ता बना दिया गया है, तो केवल 15 मिनट में यह सफर तय होगा। और जेड
जेड आकृति के रास्ते को काटकर, यह जेड आकृति का पहले रास्ता था, इसलिए इसे जेड टनल कहा गया है। तो गगनवीर से जो सोनमर्ग है इसे जोड़ने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया? तो माघ बिहू का आयोजन कहाँ? असम में होता है। 13 जनवरी कल को माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और एक फसल उत्सव है, यह असम में मनाया गया है। और साथ ही जहाँ भी असम के लोग निवास करते हैं वहाँ भी इसे मनाया जाता है। तो असम का उत्सव है माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, और एक प्रकार का यह फसल उत्सव है। अगर बात करें आज, तो आज 14 जनवरी की तारीख है, और आज से जो सूर्य है वह उत्तरायण होना प्रारंभ हो गया है। तो उत्तरायण त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो आज के दिवस को मकर संक्रांति उत्तरायण त्यौहार के रूप में तो गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण को। अगर बात करें तो मकर संक्रांति भी इसे ही कहा जाता है। और जो गुजरात है यहीं पर आज पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। आज का दिन जो मकर संक्रांति का, इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। तिल के खाने तथा तिल को दान देने का इस दिन विशेष महत्व होता है। और माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू कहते हैं, कहाँ पर मनाया गया है? असम में। अगर बात करें आज पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है हमारा, यूपी और बिहार वाला, यहाँ पर इसे खिचड़ी कहा जाता है। और तमिलनाडु में जो पोंगल आयोजित होता है, और पोंगल पर ही कौन सा, जो जल्लू कट्टी का आयोजन होता है। इसमें जो बेल होते हैं उन्हें नियंत्रित करने और उसके गले से जो पोटली होती है सिक्कों की, उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, संतुलित करके बेल को। तो जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है? यह तमिलनाडु में होता है। पोंगल तमिलनाडु में होता है। अट्टूगल पोंगल कहाँ पर होता है? तो अट्टूगल पोंगल कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड यह ईरा जाधव जी के द्वारा बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट में ईरा जाधव ने, जो कि मुंबई की टीम से खेल रही थी, अंडर 19 क्रिकेट में ईरा जाधव ने, जो कि मुंबई की टीम से खेल रही थी, इन्होंने 346 रन का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है महिला में। तो पहली भारतीय बनी है जिन्होंने 13 शतक लगाया है। पहली बात तो महिलाओं में पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने 13 शतक लगाया है, और मेघालय के खिलाफ इन्होंने यह 13 शतक लगाया है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है अभी तक महिला में, महिला के श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है अभी तक ईरा जाधव जी का, और 346 रन बनाए इन्होंने, और मेघालय के विरुद्ध बनाए हैं। और मुंबई की खिलाड़ी है यह, मुंबई टीम की खिलाड़ी है ईरा जाधव जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इंडोर परियोजना का संबंध किससे? तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडोर परियोजना प्रारंभ की है उत्तर पूर्वी भारत में। तो प्राकृतिक रबर की जो क्वालिटी है उसका में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इनरोड परियोजना, इनरोड यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए प्रारंभ की गई है, और रबर की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है 5 वर्ष के लिए, इनरोड परियोजना। और इसमें जो गवर्नमेंट है यह 100 करोड़ का खर्च करने वाली है, ताकि रबर की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाया जा सके। और रबर का उपयोग जो हमारी टायर इंडस्ट्री है वह भी करती है, तो जो टायर उद्योग है उसके द्वारा इसे संचालित किया जाएगा, या टायर उद्योग भी इसमें निवेश करने वाला है, ताकि रबर की जो क्वालिटी है वह अच्छी हो, ताकि टायर भी जो है मजबूत बने और टायरों की क्वालिटी भी बेहतर हो। इसके लिए यह जो टायर उद्योग है इसने भी इसमें निवेश किया है। प्राकृतिक रबर की बात करें अगर, तो प्राकृतिक रबर के वल्नीकरण में किसका प्रयोग होता है? तो सल्फर या गंधक का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक रबर के वल्नीकरण में। और प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? तो जो आइसोप्रीन होता है यह प्राकृतिक रबर का बहुलीन होता है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम हमारा, हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो हिम कवच को अभी हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान को अब जो सहन कर सकता है। DRDO मल्टी लेवल क्लोथिंग सिस्टम जो हिम कवच है इसे तैयार किया है, एक प्रकार का कपड़ा है, और इसमें मल्टी लेवल कपड़े का प्रयोग किया गया है, हल्का है। और जो हिम कवच इसका नाम रखा गया है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है। यह हमारी सेना को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा, जैसे सियाचिन वाले क्षेत्रों में जो हमारी भारतीय सेना रहती है वहाँ पर अति निम्न तापमान होता है, तो उस स्थिति में हमारे भारतीय जवानों की सुरक्षा के लिए हिम कवच रहने वाला है, और ये वाटर प्रूफ भी रहेगा। और DRDO के बारे में अगर देखें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय
मुख्यालय है डीआरडीओ का। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो समीर कामत जी वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख हैं। डीआरडीओ के पहले प्रमुख कौन थे, तो दौलत कोठारी जी डीआरडीओ के पहले प्रमुख थे। भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक जो इसरो के पहले हेड थे जो विक्रम साराभाई है, इन्हें कहा जाता है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। और वर्तमान में जो इसके वी नारायण हैं इसके प्रमुख बने गए हैं। जो एस सोमनाथ जी थे उनकी जगह वी नारायण अब इसरो के प्रमुख रहने वाले हैं। जो एस सोमनाथ जी थे पहले, एस सोमनाथ जी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने जो आज 14 जनवरी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहे, मैं निस्वार्थ भावना से आपके लिए लगातार क्लासें ला रहा हूँ, तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहे तो वीडियो को आप जहाँ शेयर कर सकें वहाँ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।